हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मेरा नाम है सीएम चिरडा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल, जहां हम डायरेक्ट टेक्स्ट को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, उसे ना ही इजी बल्कि इंटरेस्टिंग भी बनाने का ट्राई करेंगे। और एक चीज, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वो ऑब्वियसली मुझे मोटिवेट करता रहेगा ऐसे वीडियोस, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने के लिए, जिससे आपकी, आपके फ्रेंड्स की मदद होती रहे, ऑल फ्यूचर सीएस की मदद होती रहे। ठीक है, कर देना। हम लोग जो है चालू कर रहे हैं डीटी डोज बैच। जो डीटी डोज बैच होगा उसमें जैसे इंजेक्शन के डोज मिलते हैं सिस्टमेटिक, एक के बाद एक, वैसे ही हम लोग एक डोज बैच चालू करेंगे। तो जिसमें हम एक के बाद एक टॉपिक उठाएंगे, क्रिस्प रिवीजन करेंगे, जो इररिलेवेंट ऑफ एग्जाम मैटर है, जो एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे हम कम इंपॉर्टेंस देंगे। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड मैटर्स है, उन्हें हम कंटिन्यूअसली ज्यादा इंपॉर्टेंट देंगे। ऐसे हम ये बैच करेंगे। मैक्सिमम जो वीडियोस है वो 30 to 45 मिनट्स, यही रेंज में होंगे। आई विल ट्राई कि उससे लंबे वीडियोस ना हो और एकदम क्रिस्प वीडियोस हो। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस जो है बेस है पूरे डायरेक्ट टैक्स का। तो ठीक है, आज हम इससे शुरू करते हैं। तो आ जाओ, रेसिडेंशियल स्टेटस। अब रेसिडेंशियल स्टेटस क्या बात करता है? तो रेसिडेंशियल स्टेटस का ये है कि इंडियन जो टैक्सेबिलिटी हो रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से लगती है। तो ये जो है रेसिडेंशियल स्टेटस का कंसेप्ट सेक्शन 6 देता है, और सेक्शन 5 जो है वो देता है कि स्कोप ऑफ टोटल इनकम, यानी कौन से, आपके लिए कौन सी इनकम, आपकी रेसिडेंशियल स्टेटस तय हो गया तो उसके लिए आपके पास, उसके हिसाब से आपको कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा। आपको सिर्फ इंडियन पे लगेगा, पूरी इनकम पे लगेगा, या इंडियन प्लस कुछ फॉरेन इनकम पे भी लगेगा। ये सेक्शन 5 डिफाइन करता है। ठीक है, तो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस। ये जो है रेसिडेंशियल स्टेटस, ये मेजरली आप दो पार्ट्स में आप ये कर सकते हो। पहला तो है इंडिविजुअल के लिए। इंडिविजुअल, आप मैं जैसे लोग, कॉमन मैन, और या फिर अदर्स। अदर्स में सब लोग आ गए, कंपनी, एलएलपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, बीओआई, फर्म, एक्सेट्रा। ठीक है, बाकी सब। तो अदर्स में आप लोग दो इसमें डिवाइड कर सकते हैं, एक तो रेसिडेंट होगा या फिर नॉन रेसिडेंट होगा। तो रेसिडेंट, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में इंडिविजुअल में भी आप इसको दो इसमें कर सकते हैं, सेम रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट। ठीक है, सेम बाइफर्केशन। अब नॉन रेसिडेंट को जो है दोनों जगह पे ओनली इंडियन इनकम पे टैक्स लगेगा, यानी जो वो फॉरेन में कमा रहे हैं उस पे टैक्स नहीं है। सेम यहाँ पे भी ओनली इंडियन इनकम। ओके, उसके बाद में जब हम बात करेंगे रेसिडेंट की, अब इंडिविजुअल में अगर आप रेसिडेंट हो तो आपको और फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर जाता है, आरओआर या फिर आरएमओआर। ठीक है, आरओआर का फुल फॉर्म होता है रेसिडेंट बट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट। आरएनआर होता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। ये इसके लिए कंडीशंस दी गई है जो हम पढ़ेंगे। तो आरओआर के लिए जो है, इसको ऑल इनकम पे लगता है। आप कहीं भी कुछ भी कमा लो, अफ्रीका में कमाओ, अमेरिका में कमाओ, इंडिया में कमाओ, चाइना में कमाओ, सब पे टैक्स लगेगा। सेम इसके लिए, इसको भी ऑल इनकम पे टैक्स लगेगा। बस जो एक जो ये स्पेशल केस है, इसमें जो है आपको इंडियन इनकम पे तो लगेगा ही, प्लस सम ऑफ फॉरेन इनकम पे, यानी पूरी फॉरेन इनकम पे नहीं लगेगी, कोई स्पेसिफाई किए उन्होंने उस पे लगेगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इंडिविजुअल से। इंडिविजुअल्स को अगर आपको, आप रेसिडेंट है, इंडिविजुअल को रेसिडेंट अगर बनना है तो उसके लिए, उसके दो कंडीशन है। तो दो में से एनी वन अगर आप पूरी करते हो, एनी वन का मतलब होता है और, एक तो ये पूरी करो या ये पूरी करो, कोई भी एक आपने पूरी कर दी, आप रेसिडेंट बन गए, आपको पूरे इनकम पे टैक्स लग जाएगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन है आप 182 और मोर डेज प्रीवियस ईयर में इंडिया में रहते हो, यानी आप 183 डेज, 184 डेज, कितने भी दिन रहो इंडिया में आप रेसिडेंट होंगे।
अगर आप 182 से कम दिन रहते हो, समझ लो आप 75 डेज रहते हो, तो पहले कंडीशन के हिसाब से तो आप सेटिस्फाइड नहीं होते, आप प्रेसिडेंट नहीं बन पाओगे। पर फिर दूसरी कंडीशन आती है, वो बोलती है कि अगर आप 60 डेज से ज्यादा इंडिया में हो, पर आप और एंड अब पिछले 4 सालों में, इमीडिएटली पिछले 4 प्रीवियस ईयर्स में अब 365 डेज इंडिया में हो, तो फिर आप तो भी रेसिडेंट बन जाओगे। तो हम इसको 60+365 कंडीशन बोलते हैं कि आप 60 डेज तो इस साल में हो और 365 डेज लास्ट 4 ईयर मिला के हो, ठीक है। और ये हो गई, ओके। तो ये दो कंडीशंस होगी, इन दोनों में से आप कोई भी एक पूरी कर दो, आप रेसिडेंट बन जाओगे। और इंक्लूड स्टे इन टेरिटोरियल वाटर, अब इस पे कुछ स्पेशल पॉइंट्स है। पहला है इंक्लूड स्टे इन टेरिटोरियल वाटर। अब टेरिटोरियल वाटर क्या होता है, जो इंडिया की कोस्ट लाइन है नीचे, इसके 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 एनएम तक, नॉटिकल माइल्स तक इंडिया का टेरिटोरियल वाटर रहता है। ये डिटेल में जो है डिस्कस किया है इंडियन कस्टम्स एक्ट में वगैरह, जो हम फाइनल में पढ़ते हैं। उसके बाद में अराइवल और डिपोर्चर दिस, समझो आपकी फ्लाइट है जो आज फ्लाई कर रही है, और जिस दिन आप फ्लाई कर रहे हो और जिस दिन आप लैंड कर रहे हो, दोनों दिन आपके रेसिडेंशियल स्टेटस में ऐड किए जाएंगे कि आप उस दिन इंडिया में थे, ठीक है। सिटीजनशिप और डोमिसाइल इररेलेवेंट है। अगर मैं इंडियन हूँ, मैं पूरे 365 डेज इंडिया में नहीं रहता हूँ, तो मैं नॉर्वे सिटीजन हूँ। और क्रिस गेल वेस्ट इंडीज का है, जमाइका का है, वो अगर इंडिया में आके रहता है तो ही विल बी कंसिडर्ड रेसिडेंट, अगर वो 182 डेज या फिर वही कोई भी दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है। सिटीजनशिप डोमिसाइल इररेलेवेंट है, ठीक है। अब इसके कुछ एक्सेप्शन है, ये जो है इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर कोई सिटीजन है जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, आपके कोई दोस्त होंगे, कोई रिश्तेदार होंगे जो दुबई में, यूएस में, यूके में जॉब करने जाते हैं, तो उनके लिए सेकंड कंडीशन इररिलेवेंट हो जाती है। उनके लिए सिर्फ पहली कंडीशन लगेगी कि आप अगर 182 डेज से ज्यादा इंडिया में है तो ही आप रेसिडेंट है, उससे कम है तो आप ये है जो है आप रेसिडेंट नहीं बनेंगे, बन जाएंगे 182 डेज से ज्यादा रहेंगे, ठीक है। और क्रीव, क्रीव क्या होता है, जो मर्चेंट नेवी वाले होता है ना, जो क्रीव पे जाते हैं सामान लेके, जो शिपमेंट आपने बड़े बड़े कंटेनर्स देखे होंगे शिप में, जो यूएस से इंडिया आते हैं, इंडिया से कहीं जाते हैं, बड़े बड़े शिप में होते हैं, वो उन्हें हम बोलते हैं क्रीव, ठीक है, ओके। सो ये हो गया पहला। ये हो गया सेकंड। सेकंड क्या बोलता है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है, इंडिया का बंदा है, मैं आप ऐसे मैक्सिमम लोग, हम लोग इंडिया से है, ठीक है। या फिर पीआईओ, आप अभी सिटीजन नहीं हो इंडिया के, और आप पर पीआईओ हो, पीआईओ मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब आपके फादर या ग्रैंडफादर, आपके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स कोई अनसेपरेटेड इंडिया में बॉर्न हुए थे, तो अनसेपरेटेड इंडिया है 1947 के पहले का अनडिवाइडेड इंडिया, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश ये सब चीज, ठीक है। तो ये अगर आप ये करते हो तो आपके लिए एक ही कंडीशन ये होगी, वो है 182 डेज वाली। आपके लिए दूसरी कंडीशन अप्लाई नहीं करेगी, अनलेस अनलेस आप सोच लो कि आपकी इनकम 15 लाख से कम है। तो देख लो, अगर आप सिटीजन हो या फिर पीआईओ हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो अगर आपका जो है ये लेस देन 15 लैक्स है या फिर ग्रेटर देन 15 लैक्स है, ग्रेट ये इसमें हम क्या देखेंगे, एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम, यानी इंडियन इनकम देखेंगे हम। इंडियन इनकम जो है अगर लेस देन 15 लाख है, तो आपके लिए एक ही कंडीशन लगेगी 182 डेज वाली, ठीक है। पर अगर आपकी इनकम ग्रेटर देन 15 लैक्स है, तो आपके लिए दो कंडीशन लगेगी, पहली एज इट इज 182 डेज, और दूसरी कंडीशन जो है, और ये है 120+365। जो ये है, जो पहले 60 था उसको यहाँ 120 कर दिया है, यानी आप जो सेकंड कंडीशन है जिसमें 60+365 है, वो यहाँ 120+365 देती है, यानी आप 120 डेज इस साल में हो और 365 डेज लास्ट 4 प्रीवियस प्रेसिडिंग ईयर्स में हो, ठीक है, ओके। तो ये होगी, ये सिर्फ उसके लिए है जिसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, जिसकी इंडियन इनकम, इंडिया से ओरिजिन हुई हुई इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो उसके लिए ये स्पेशल वाला कंडीशन लगता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब एक एग्जांपल है। तो मिस्टर आनंद जो है वो क्रू मेंबर है, इंडियन शिप पे जाते हैं, वो 6 जून को निकलते हैं और 9 दिसंबर को वापस आते हैं।
यानी 6 जून से लेकर 9 दिसंबर तक वो इंडिया के बाहर थे। बचे हुए दिन उस 6 जून के पहले इंडिया में थे और 9 दिसंबर के बाद इंडिया में थे। तो हम इनका जो है 6 जून से 9 दिसंबर तक कैलकुलेट करेंगे तो वो आता है 187 डेज, यानी 187 डेज इंडिया के बाहर थे। तो 365 माइनस 187 यानी कि आप 178 डेज इंडिया में थे। आप इंडिया में 182 से कम थे। इन्हें दूसरी वाली कंडीशन नहीं लगेंगी। देखो हमने यहाँ डिस्कस किए थे कि एम्प्लॉयमेंट और क्रू जो है वो उनके लिए एक ही कंडीशन लगती है। तो ये एक कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो वो नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे। ठीक है, इस असेसमेंट ईयर के लिए हम नेक्स्ट ईयर फिर से असेसमेंट करेंगे। नेक्स्ट ईयर फिर से इनका चेक करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस। तब अगर वो 182 डेज से ज्यादा है तो उस साल के लिए, उस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के लिए वो रेसिडेंट बन जाएंगे। ठीक है, अब ये है, अब ये तो हो गया, हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। अब इंडिविजुअल में ये जो दोनों है ये कैसे हम देखेंगे कि रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो इसके लिए दो कंडीशन है। ठीक है, अब ये यहाँ पे है ना, ये एंड लिखा है, एंड ये ने दोनों सेटिस्फाई करनी होगी, बोथ सेटिस्फाई करनी, दोनों सेटिस्फाई करनी होगी तब आप बनोगे। ऊपर और लिखा था, यहाँ और था, यानी कोई भी एक कर लो आप बन जाओगे। यहाँ दोनों है, अगर आप दोनों सेटिस्फाई करते हो तो ही आप आर ओ आर बनोगे, नहीं तो आप आर एन ओ आर बन जाओगे। तो इसमें पहला है कि रेसिडेंट इन एटलीस्ट 2 आउट ऑफ लास्ट 10 प्रीवियस ईयर। यानी अभी हम 24-25 प्रीवियस ईयर पे खड़े हैं, तो 15-16 से, तो हाँ 15-16 से, तो 15-16 से 10 साल तक अगर आप कोई भी 2 साल में रेसिडेंट हो तो आप पहली कंडीशन सेटिस्फाई करते हो। अगर आप 2 साल से कम हो तो आप पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हो। या और सेकेंड कंडीशन है कि आप 730 डेज और मोर रहे हो लास्ट 7 प्रीवियस ईयर में। लास्ट 7 सालों में आपने 730 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में स्पेंड किए हैं, तो आप सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करते हो। अगर आपने दोनों सेटिस्फाई कर दी, यानी पिछले 10 में से 2 साल में आप रेसिडेंट हो, पिछले 7 साल मिला के आपने 730 डेज इंडिया में स्पेंड किए हैं, अगर ये आप दोनों सेटिस्फाई करते हो तो आप आर ओ आर बन जाओगे। अगर नहीं करते हो आप आर एन आर बन जाओगे। बोथ सेटिस्फाई तो आप आर ओ आर बन जाओगे। ठीक है, अब उसके बाद में एक और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि डिम रेसिडेंट्स आर ऑलवेज आर एन आर। डिम रेसिडेंट्स के बाद में देखते हैं। ठीक है, इस पे एक इलस्ट्रेशन है, ब्रेटली फास्ट बॉलर, अच्छे फास्ट बॉलर थे, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर। वो इंडिया आते थे हर साल 100 दिन के लिए, फॉर 10 साल। तो 10 साल के लिए वो 100 दिन आए हिट। तो वो उन्होंने जो है ये 63-65 वाली कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। जैसे हम इस साल की देखेंगे, पी वाई 24-25 में वो 100 दिन आए, यानी 60 वाली उन्होंने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। और पिछले 4 सालों में वो 100, 100, 100, 100, ठीक है, तो वो 400 दिन आ गए, यानी 365 वाला भी उन्होंने सेटिस्फाई कर दिया। तो यानी वो सेकंड कंडीशन, ये वाली जो सेकंड कंडीशन है दिस वन, ये वो सेटिस्फाई करते हैं 63-65 की। तो वो इस साल तो रेसिडेंट बन गए, ऐसे ही वो पिछले साल भी रेसिडेंट बने होंगे क्योंकि वो 10 साल से इंडिया आ रहे हैं। तो वो ये जो दोनों कंडीशन है, इन दोनों में से वन वाली तो वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेकंड वाली कंडीशन क्या बोलती है, पिछले 7 सालों में से 730 डेज, पर वो हर साल 7 आया है। तो पिछले 7 सालों में वो 7 × 100 700 डेज ही आया होगा, यानी 730 वाला क्रॉस नहीं हो रहा है, यानी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। और हमने क्या पढ़ा है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तभी आर आर बनेंगे, पर वो एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर वो एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं तो वो आर ओ आर नहीं बनेंगे, तो वो आर एन ओ आर बनेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल है, श्रीनाथ है जो इंडियन सिटीजन है। जवागल श्रीनाथ पकड़ लो, इंडियन क्रिकेटर है जो ऑस्ट्रेलिया में भी रहते हैं। हाँ वो हर साल इंडिया आते हैं 100 दिन के लिए। प्रीवियस ईयर 25-24 में भी वो 100 दिन के लिए आए हैं। तो वो उनका रेसिडेंशियल स्टेटस हम कैसे देखेंगे। अब 182 डेज से तो कम रहे हैं, जिन्हें पहले तो वो पहला कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन है कि वो, अब वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इंडियन सिटीजन ऑफ पीआईओ है। तो यानी उनके लिए जो सेकंड कंडीशन है वो 60+365 नहीं होगी, उसको 60 की जगह 120 होगा। तो 120+365 की जो कंडीशन है वो उन्हें सेटिस्फाई करनी होगी। तो 120+365 की सेटिस्फाई कर पा रहे हैं क्या, नहीं कर पा रहे, वो 100 ही डेज है, 120 क्रॉस नहीं कर रहा है।
तो वो सीधा सीधा नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे, क्योंकि पहली भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे, सेकंड भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो सीधा सीधा नॉन रेसिडेंट बन गया। इसमें आर ओ आर एन ओ आर की बात ही नहीं आती, क्योंकि जो बंदा रेसिडेंट ही नहीं बन पाया वो ऑर्डिनरली नॉट ऑर्डिनरली टूर की बात है, वो सीधा नॉन रेसिडेंट बन गया, वो आर एन ओ आर है। ठीक है। अब अगर वो ऐसा हम बोलते हैं कि उसकी इनकम, अब ये सेकंड कंडीशन लिखिए कि वो 120 दिन के लाता है और उसकी इनकम 15 लाख से भी ज्यादा है, तो वो आर एन आर बनेगा। ओके। बात करते हैं अदर पर्सन की। ठीक है। तो अदर पर्सन में हम पहला देखेंगे एचयूएफ। एचयूएफ का जो है अदर पर्सन में हम एक कॉमन ऐसा ब्लैंकेट पकड़ सकते हैं कि उसका बिजनेस और प्रोफेशन जहां से कंट्रोल हो रहा है वो उसका रेसिडेंस अपन पकड़ेंगे। अगर इंडिया में से उसका बिजनेस एंड प्रोफेशन कंट्रोल हो रहा है तो इंडिया में, अगर फॉरेन से हो रहा है तो फॉरेन में। ठीक है। तो अब देखो ये क्या बोलता है, एच इज कंसिडर्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ इट्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अफेयर्स आर सिचुएटेड फुल्ली और पार्टली इन इंडिया। एक तो पूरा 100% इंडिया में है और पार्टली सम परसेंटेज इन इंडिया। ठीक है। और इफ द कंट्रोल होली आउटसाइड इंडिया देन इट इज नॉन रेसिडेंट। अगर 100% आउटसाइड इंडिया है, इंडिया से कोई उसके बिजनेस डिसीजन नहीं लिए जाते हैं, तो वो नॉन रेसिडेंट। अगर कुछ या पूरे इंडिया में डिसीजन लिए जाते हैं देन इट विल बी अ रेसिडेंट। ठीक है। अब एच बोले कि सबसे पहला मन में आता है कर्ता। तो कर्ता के जो रेसिडेंशियल स्टेटस है उससे उस पर डिपेंड नहीं करता है कि आप आपके एचयूएफ का स्टेटस। ठीक है। तो ये देखो यहाँ लिखा है, रेफर्स टू द हेड एंड जहाँ की डिसीजंस लिए जाते हैं वहां पे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का हम मीनिंग देखेंगे। दूसरा है डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ एम्प्लॉयज एंड एजेंट्स डू नॉट डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस। डे टू डे जो ऑपरेशंस है, रेगुलर रूटीन ऑपरेशंस, उसके हिसाब से अपन रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं आता है, उसके हिसाब से हम नहीं, ओनली की जो डिसीजंस होते हैं, की पॉलिसी डिसीजंस, उसके हिसाब से हम कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ पे है ये डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। The location of family house in India does not itself mean HUF is resident unless major decisions। आपका घर है, कोई एचयूएफ है, उसका घर है दिल्ली में, पर जो है बिजनेस रेसिडेंस ऑस्ट्रेलिया से लिए जाती है सारी, तो वो नॉन रेसिडेंट है। इट्स इररिलेवेंट कि उसका घर इंडिया में है। ठीक है। अब एक एग्जांपल इस पे हम देखते हैं कि बिजनेस ऑफ एचयूएफ इज कंडक्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। पूरा 100% लिखा है तो 100% ऑस्ट्रेलिया से लेते हैं। ऑल डिसीजंस आर टेकन देयर। ठीक है। इवन इफ कर्ता स्टेज 245 डेज इन 1 ईयर द एचयूएफ विल बी नॉन रेसिडेंट। कर्ता 245 डेज रह रहा है, 182 से ज्यादा रह रहा है, तो कर्ता जो है वो रेसिडेंट बन जाएगा, पर एचयूएफ नॉन रेसिडेंट रहेगी क्योंकि उसके सारे पी डिसीजन ऑस्ट्रेलिया से है। जैसा मैंने कहा था कि कर्ता के रेसिडेंशियल स्टेटस से ये मायने नहीं रखता है कि एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या हो, दोनों अलग अलग चीज है। सेम अपन सेकंड देखते हैं, फॉर्म एओपी बीओआई। ठीक है। फर्म एओपीबीआई के लिए भी सेम है कि इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर होली और पार्टली इन इंडिया है तो वो रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। ठीक है। होली आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेसिडेंट। ठीक है। सेम इसमें भी जैसा ऊपर कर्ता का एचयूएफ के लिए इरेलीवेंट है, वैसे ही मेंबर्स और पार्टनर्स का इरेलीवेंट है फॉर्म एओपी बीओआई के लिए। ठीक है। इफ एन एओपी एग्जांपल देखते हैं, इफ एन एओपी हैज ऑल इट्स मेंबर अब्रॉड, सारे मेंबर्स बाहर रहते हैं, बट की डिसीजंस मुंबई से लिए जाते हैं, सही है, तो एओपी विल बी रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कंपनी। कंपनी क्या बोलती है, कंपनी रेसिडेंट कब होती है, तो देखते हैं अपन, यहाँ पे आ जाओ। तो कंपनी रेसिडेंट कब होगी और नॉन रेसिडेंट कब होगी। तो रेसिडेंट में पहले ऑल इंडियन कंपनीज बाय डिफॉल्ट रेसिडेंट होगी, उसके अपने को उसकी जो कंट्रोल मैनेजमेंट इस सबसे कोई लेन देन नहीं है। जो कंपनी इंडिया में रजिस्टर हुई है, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर हुई है या फिर कोई प्रीवियस एक्ट के अंदर रजिस्टर हुई है, तो वो इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट मानी जाएगी, उसमें कोई ये नहीं रहेगा। सेकेंड, ये देखियो, सेकेंड क्या बोलता है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया। तो यहाँ जो सेकंड कंडीशन आ जाएगी, अगर कोई भी कंपनी, कोई भी है ना फॉरेन, क्योंकि इंडियन तो ऑब्वियसली रेसिडेंट है, तो कोई भी फॉरेन कंपनी का पोयम जो है वो इंडिया में है, तो अगर यहाँ पे एक ही कंडीशन आएगी कि पोयम आउटसाइड इंडिया। ओके।
पोयम यानी क्या? पोयम यानी क्या? तो पोयम यानी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट यानी क्या है कि जहां की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस लिए जाते हैं। की मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, ऑपरेशनल डेली लाइफ के रूटीन डिसीजंस नहीं। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जहां भी लिए जाते हैं उसे उस जगह को हम ये अज्यूम करते हैं कि वह उसका पोयम है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है। अब पोयम क्या है डिटेल में हम फाइनल में पढ़ते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल इस पे देखते हैं कि अ फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर, फॉरेन कंपनी है, बट हुज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीट्स इन दिल्ली। उसके बीओडी की मीटिंग जो है वो दिल्ली में होती है और सारे की पॉलिसी डिसीजंस वहां लिए जाते हैं। तो इससे हम अज्यूम करेंगे कि पोएम इंडिया में है, तो कंपनी रेसिडेंट बन जाएगी। इफ की डिसीजंस आर टेकन इन सिंगापुर, नॉन रेसिडेंट। कंपनी है सिंगापुर की, फॉरेन कंपनी है, डिसीजंस भी सिंगापुर लिए, हम कोई तो ऑप्शन तो है नहीं उसको इंडिया में रेसिडेंट बना देंगे, नॉन रेसिडेंट। ठीक है, लोकल अथॉरिटीज और एजीपी। ठीक है, तो दिस आर रेसिडेंट। इसका भी सेम है कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिचुएटेड होनली और पार्टली इंडिया, फुल्ली आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेसिडेंट। सेम चारों जो अदर है, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एजेपी, ये चारों के लिए हम सेम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ देयर अफेयर्स कहाँ है। तो अगर वो इंडिया में है, इंडिया में रेसिडेंट, बाहर है नॉन रेसिडेंट। सिर्फ कंपनी में ऐसा है कि इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेसिडेंट। ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड इंडिया में है बट मैनेज फ्रॉम लंदन है, नॉन रेसिडेंट होगी क्योंकि मैनेज कंट्रोल ये बाहर है। इफ द कंट्रोल राइज पार्टली इन इंडिया इट विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट, सिंपल। ठीक है, अब हम अगला बात करते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम। स्कोप ऑफ टोटल इनकम का मतलब क्या है कि कौन से रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से, आपकी रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से आपको किस इनकम पे टैक्स लगेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो रेसिडेंट एंड आरओआर जो है अपना बंदा, उसके लिए ग्लोबल इनकम टैक्सेबल, इंडियन प्लस फॉरेन, सारी इनकम पे इसे टैक्स देना ही पड़ेगा, इसके लिए कुछ नहीं। ये तो अपना घर का है, इसकी मारो जीती पूरी तरह से। रेसिडेंट आर एन ओ आर जो बनता है, नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, ठीक है, इसके लिए इंडियन इनकम पे तो टैक्स लगेगा ही। उसके बाद में फॉरेन इनकम ओनली इफ बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। अगर कोई बिजनेस है वो इंडिया से कंट्रोल होता है और उसके थ्रू उसकी इनकम आती है तो उस पर इंडिया पे टैक्स देना पड़ेगा। और अगर नॉन रेसिडेंट है तो ओनली इंडियन इनकम, फॉरेन में आप कुछ भी कमाओ टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब इस पे एक हम एग्जांपल देखते हैं कि मिस्टर अनिरुद्ध है, इंडिविजुअल है, ये उसकी पीवाई 24-25 का डेटा है। तो पहला वो क्या बोलते हैं, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी से आ रहा है डिविडेंड, ऑब्वियसली ये टैक्सेबल होगा। किसके लिए टैक्सेबल होगा? सबके लिए, क्योंकि इंडिया से जनरेट हो रहा है। तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, यस यस यस, तीनों के लिए टैक्सेबल होएगा, आर ओ आर, आर एन ओ आर, एन आर, यस यस यस। ठीक है, तो उसके बाद में इनकम फ्रॉम इंडियन शेयर्स, इंडियन शेयर से उसको जो है कैपिटल, ये देखो इनकम फ्रॉम जो है कैपिटल शेयर से, कैपिटल गेन है, इंडियन शेयर से इनकम है। तो ये भी ऑब्वियसली इंडियन शेयर से, तीनों के लिए यस 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 हो जाएगा। ये यहाँ देख लो, यस 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 यस। ठीक है, थर्ड क्या बोलता है, डिविडेंड फ्रॉम जापानीज कंपनी रिसीव्ड इन जापान। जापान की कंपनी से जापान में डिविडेंड मिला है, इंडिया में कोई लेन देन नहीं है, पर अपना जो देसी गधा है उसके लिए हम लेंगे यस। पहले वाले के लिए तो यस आएगा ही, आरओआर के लिए हमेशा यस ही आएगा। उसके बाद में आर एन ओ आर, बिजनेस एंड कनेक्शन इंडिया से नहीं है, नो। नॉन रेसिडेंट के लिए तो सवाल नहीं आता, नो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन रिसीव्ड इन लंदन, हाउस प्रॉपर्टी है लंदन में जिसका पैसा भी मिल रहा है लंदन में, इसके भी ये सेम ऐसा यस। बिजनेस एंड कनेक्शन इंडिया से नहीं है और नॉन रेसिडेंट को तो सिर्फ इंडियन इनकम पे। देखो यहाँ देखो, यस ग्लोबल इनकम पे, नो नो, यस नो नो। दोनों, इन दोनों में एक ही कंडीशन ये है कि अप्रूव्ड एंड रिसीव्ड आउटसाइड अब्रॉड, आउटसाइड इंडिया अप्रूव भी आउटसाइड हो रहा है और रिसीव भी आउटसाइड हो रहा है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज इंडिया में होती तो हम टैक्सेबल करा देते। ठीक है, अब इन इनकम कंसेप्ट के कुछ ये है, उसकी मीनिंग्स देख लो। ठीक है, रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड, रिसीव्ड का तो मतलब समझता है मिल गए, डीम टू बी रिसीव्ड पीएफ, आपकी सैलरी में से पीएफ कटता है, आपको अज्यूम किया जाएगा कि आपको रिसीव हो चुकी है पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन, जो भी आपकी सैलरी से डिडक्शन होती है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो आपको रिसीव हो चुका है, डीम टू बी रिसीव। ठीक है, अक्रू और अराइज,
तो मतलब क्या होता है, राइट टू रिसीव, आपके पास ऑब्लिगेशन नहीं, राइट टू कलेक्ट है कोई चीज का, तो वो हम मानते हैं कि आपके लिए वो इनकम अप्रूव या अराइज हो चुकी है। आपने कोई सर्विसेज रेंडर कर दी, अब वो आपके लिए इनकम अप्रूव हो चुकी है। आप पैसे आज लो, 1 महीने बाद लो, 1 साल बाद लो, आपकी इनकम आज अप्रूव हो गई है, आज टैक्स लग जाएगा। ठीक है। ड्यू यानी वेन इन्फोर्सिएबल, कॉमन भाषा में हम जो 90 डेज 180 डेज का क्रेडिट पीरियड देते हैं, तो उसके एंड में पेमेंट ड्यू हो जाता है। ड्यू के लिए तो ये, जब आपका वो एनफोर्स कर सकते हो आप वो राइट टू, क्या बोलते हैं, राइट टू कलेक्ट। ठीक है। वंस टैक्स्ड ऑन अक्रूवल बेसिस विल नॉट बी टैक्स अगेन ऑन रिसीव बेसिस। कॉमन सेंस है। आज जो है हमें आज सैलरी है मार्च मंथ की, आपको अप्रैल में रिसीव होती है, तो उसका सैलरी उस पर टैक्स मार्च मंथ में यानी प्रीवियस ईयर में ही लग जाएगा। अगले साल वो रिसीव भले ही अगले साल हो रही है, उस पर डबल अगले साल टैक्स नहीं लगेगा, ना ही यानी टैक्स कैश बेसिस पे वो टैक्सेबल नहीं होगी, अक्रूवल बेसिस पे ही होगी। कॉमन 11th 12th का कंसेप्ट है, कोई इसमें और रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, सेक्शन 9 एक लिस्ट देता है कि ये जो इनकम्स है इसको हम डीम करेंगे कि ये अक्रू और अराइज इंडिया में ही हो रही है, नहीं इसमें इंडिया में टैक्स लगाएंगे। ठीक है। बिजनेस कनेक्शन है इंडिया में, इंडिया में आपका कोई कंपनी है, कोई फॉरेन का बंदा आके उसमें इन्वेस्ट कर रहा है और उसको उससे डिविडेंड आ रहा है, अक्रू और अराइज इंडिया में हो रहा है कि बिजनेस इंडिया में। ठीक है। समझो डोनाल्ड ट्रम्प जी आते हैं, उन्होंने कोलकाता में एक प्रॉपर्टी रेंट से ले ली, उसका रेंट होने जाता है, तो इसका भी हम डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया मानेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है वो इंडिया में लोकेटेड है। ठीक है। कैपिटल एसेट, आपको ट्रम्प जी ने वो घर बेच दिया, उस पर कैपिटल गेन जो लगेगा वो इंडिया में ही लगेगा। सैलरी अर्नड इन इंडिया, इंडिया से आप सैलरी ले रहे हो, ऑब्वियसली इंडिया में टैक्स लगेगा। सैलरी पेड बाय गवर्नमेंट टू इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज अब्रॉड, ये जो है इंडियन फॉरेन सर्विस, वो आईएएस आईपीएस यूपीएससी देके जो क्वालिफाई थे, उसमें आईएफएस जो डिप्लोमेट्स होते हैं इंडिया के, जो एम्बेसीज में काम करते हैं, तो वो कोई जैसे यूएस एम्बेसी में, यूएस में जो इंडियन एम्बेसी है, वहां जो इंडियंस काम कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट सैलरी कौन देगा, इंडियन गवर्नमेंट देगी। कहाँ देगी, यूएस में देगी। पर हम, और वो सर्विसेज कहाँ दे रहे हैं, यूएस में दे रहा है, स्टिल उसको हम डीम करते हैं कि वो अक्रू और अराइज इंडिया में हो रही है। ठीक है। डिविडेंड बाय इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी डिविडेंड दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने रिलायंस में शेयर खरीदे, रिलायंस ने डिविडेंड दिया, तो डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया में टैक्स लगेगा। ठीक है। इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, कोई रॉयल इंटरेस्ट, रॉयल लोन दिया उस पर का इंटरेस्ट, कोई आपने बुक अगर पब्लिश की उसके ऊपर आपको रॉयल्टी आ रही है, या कोई भी फीस आ रही है टेक्निकल सर्विसेज के लिए, इन सब का जो है अगर ये इंडिया में हो रहा है, इसका टैक्स इंडिया में लगेगा। गिफ्ट, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या बोलता है देखो, कि 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट अगर रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को या आरएनओआर को दे रहा है, तो उसके लिए जो है टैक्स लगेगा एनआर को या आरएनओआर को। यानी समझो मैं जो हूँ इंडिया में रेसिडेंट हूँ, मैंने ट्रंप जी को $5 मिलियन का गिफ्ट दिया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, या जो भी है, नो पॉलिटिकल कमेंट्स, कि मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ $5 मिलियन का। ठीक है। तो इस पे जो है ट्रम्प जी, मैंने इंडिया में कमाया था, मैंने गिफ्ट दिया है, ट्रम्प जी को इस पे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, टैक्सेबल इन इंडिया। ठीक है। ओके। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम इसमें। तो मिस्टर डेविड जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो अब्रॉड में रहते हैं, अब्रॉड में रहते हैं इन द सेंस कोई फॉरेन डेलीगेट है। ठीक है। मिस्टर डेविड इंडियन सिटीजन वर्किंग इन कनाडा फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्न्स 5 लाख रुपीज सैलरी टैक्सेबल इन इंडिया एज डीम अक्रूवल फॉरेन अलाउंस ऑफ 4 लाख। हाँ ये तो ठीक है, ये हम अलग से पढ़ते हैं, ये एग्जाम्प्ट इनकम में जाता है 10(7), उसमें 4 लाख रुपए जो है एग्जाम्प्ट होती है। तो अब उसको 5 लाख जो सैलरी दे रही है वो इंडिया में ही टैक्सेबल होगी डीम अक्रूवल पे। ठीक है। कंसल्टेंसी सर्विसेज, मिस्टर कुला शेखरा, ठीक है, कंसल्टेंट इन कोलंबो प्रोवाइडेड सर्विसेज फॉर प्रोजेक्ट इन इंडिया, इंडिया में कोई प्रोजेक्ट है, इंडिया में हम लोग नया आईफिल टावर बांध रहे हैं, उसके लिए हमने कोलंबो से कंसल्टेंट से सर्विसेज ली है, तो जो है, और हमने पेमेंट उसको श्रीलंका कोलंबो में किया है, तो भी ये टैक्सेबल इंडिया में मिलेगा, क्योंकि उसने सर्विसेज जो रेंडर की है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, सर्विसेज रेंडर इंडिया में की है, टैक्स इंडिया में लगेगा। ठीक है। अब ये देखते हैं, ये हम
कंपैरेटिव एक टेबल बनाया है हमने। तो इंडियन इनकम पे किसको टैक्स लगेगा? ऑब्वियसली तीनों को लगेगा, रिसीव्ड इन इंडिया पे भी और अक्रूड इन इंडिया पे भी। ठीक है, इस पे तो तीनों को लगेगा, यहाँ पे कोई शक ही नहीं है। अब इसके बाद में जो है, अगर कोई इनकम है वो रिसीव और अक्रू दोनों आउटसाइड इंडिया हो रही है, यानी आप जापान में बैठे हो, रिसीव भी वहां हो रही है, अक्रू भी वहां हो रही है, ठीक है, तो ये ROR जो हमारा है हमारा, उसके लिए तो ऑब्वियसली यस, क्योंकि उसको ग्लोबल इनकम पे टैक्स देने, उसके लिए ये। और अक्रू और रिसीव आउटसाइड इंडिया हो रही है, नॉन रेसिडेंट में इसमें कोई सेकंड कंडीशन नहीं है। इसलिए RNOR को यस, उसको टैक्स तभी लगेगा इफ जो उसको इनकम आ रही है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन की है, जो बिजनेस एंड प्रोफेशन कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, तो ही उसको RNR को अक्रू और रिसीव आउटसाइड इंडिया वाली इनकम पे टैक्स लगेगा। अगर यही हाउस प्रॉपर्टी का होता तो नहीं लगता, अदर सोर्सेस का होता नहीं लगता, या फिर कैपिटल गेन का होता नहीं लगता, सिर्फ बिजनेस एंड प्रोफेशन, और बिजनेस एंड प्रोफेशन भी अगर वो इंडिया से कंट्रोल्ड है तो ही लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक हमने क्या बोलते हैं, एक फाइनल क्वेश्चन बनाया है, ये भी देख लेते हैं। टैक्स पेयर अर्न्स प्रीवियस ईयर 24-25 इंटरेस्ट फ्रॉम यूके गवर्नमेंट बॉन्ड, यूके के गवर्नमेंट का बॉन्ड है, अक्रू यूके में हुआ है, रिसीव यूके में हुआ है, टैक्स कौन देगा? सिर्फ ROR देगा, क्योंकि बाकी NR तो देगा ही नहीं। RNOR जो है वो बोलेगा भाई बिजनेस एंड प्रोफेशन है नहीं, मैं क्यों टैक्स दूं, वो भी नहीं देगा। बिजनेस फ्रॉम इनकम, बिजनेस इनकम फ्रॉम चेन्नई, चेन्नई इंडिया से है भाई, इंडिया में आगे सब लोग टैक्स देंगे। ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम जर्मन प्लांट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, जर्मन प्लांट है, अक्रू इंडिया के बाहर हो रहा है, रिसीव इंडिया के बाहर हो रहा है, पर कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है, इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, तो जो है हमारा RNOR देगा इस पे टैक्स, क्योंकि कंट्रोल इंडिया में है। प्रॉफिट हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन, लंदन हाउस प्रॉपर्टी, अक्रू इंडिया के बाहर, रिसीव इंडिया के बाहर, सिर्फ ROR देगा, बाकी दोनों नहीं देंगे। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन, इंडियन कंपनी कुछ भी दे सब लोग टैक्स देंगे, तो इस हिसाब से तो ऐसे हम कर सकते हैं। ROR की टोटल जो है आ जाएगी 3,42,000 मेरे हिसाब से। उसके बाद में RNOR के लिए आ जाएगा 239, और NR के लिए आ जाएगा, NR के लिए कितना है, 1 और 2 95 84 179। तो ये होगा हमारा फाइनल ये। तो दैट्स इट फॉर रेसिडेंशियल स्टेटस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, इससे मुझे ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। एंड दैट्स इट फॉर ये। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई विल ट्राई एंड रिस्पॉन्ड देम ऑन। थैंक यू।